हे दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ तभी चेंज होगी जब वो करोड़पति बनेंगे, अपने पहले करोड़ कमाएंगे। बट सच तो ये है कि स्टार्टिंग के 10 लाख ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग के 10 लाख अगर आप एक सिस्टम या प्रोसेस के साथ एक सही तरीके से कमाते हो तो आने वाले 1 करोड़ आसान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर 10 लाख के पीछे एक प्रोसेस सिस्टम नहीं है तो आपके 1 करोड़ कमाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और यही गलती आप ना करो, इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल ट्रू स्टोरी के बेस पे एक कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसके 5 लेसन आपको सिखाएंगे कि कैसे स्टार्टिंग के 10 लाख आपकी लाइफ बदल सकते हैं और आने वाले 1 करोड़ और आसान बना सकते हैं। ये कहानी थाईलैंड के यंगेस्ट बिलियनर से इंस्पायर्ड है और इस कहानी के अंदर 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से 10 लाख या करोड़ या जितना चाहिए उतने अपने फाइनेंसेस बढ़ाना चाहते हो तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। बात है 2004 की। एक 19 साल का यंग लड़का थाईलैंड के एक बड़े से बैंक में एंट्री लेता है और ये यंग लड़का जो दिखने में कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट दिखता है वो कोई सेविंग अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के लिए वहां नहीं जाता है, बल्कि वो सीधा एंट्री लेता है लोन डिपार्टमेंट में और लोन डिपार्टमेंट के ऑफिसर से जाके बोलता है कि मुझे 10 मिलियन बात का लोन चाहिए, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 3 करोड़ होते हैं ना। इस बात पे वो बैंकर उसकी तरफ बराबर देखता तक नहीं है और सीधा उंगली दिखाते हुए बोलता है कि बेटा वहां जाओ, डिपॉजिट या विड्रॉ कराना है पैसे तो उसका काउंटर अलग है। लेकिन वो लड़का नहीं हिलता। वो बोलता है कि मुझे मेरी खुद की फैक्ट्री खोलनी है और उसके लिए मुझे 10 मिलियन बात चाहिए ना। वो जो बैंकर होता है अब थोड़ा सीरियसली उस लड़के की तरफ देखता है और अपने सारे लोन एप्लीकेशन साइड में रखता है और बोलता है बताओ मुझे कि मैं तुम्हें 10 लाख का लोन क्यों दूंगा। तो इसके ऊपर वो लड़का एक शीट ऑफ पेपर निकालता है, अपना नाम लिखता है और बोलता है कि इस चीज की फिक्र मत करो कि मैं अभी कौन हूँ या कितना बड़ा हूँ, सिर्फ मेरी कहानी सुनो। और पेपर के ऊपर लिखता है उसका नाम है टॉप। कुछ साल पहले तक टॉप किसी भी नॉर्मल लड़के की तरह एक लड़का था जिसके बड़े एम्बिशंस थे, बट कई सारे टीनेज लड़कों की तरह उसका भी मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। उसका दिल जिस चीज में सबसे ज्यादा लगता था वो था ऑनलाइन गेम्स खेलना। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा उसकी फिक्र करते थे क्योंकि उसके जो मार्क्स है वो बहुत खराब आ रहे थे। उसका फ्यूचर अनसर्टन लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि टॉप अपनी लाइफ को लेकर जरा भी सीरियस नहीं है। लेकिन टॉप के दिमाग में तो कुछ अलग ही चीजें चल रही थी। वो इंटरनेट की दुनिया में, गेमिंग की दुनिया में काफी अच्छा कर रहा था, इतना अच्छा कि वो गेम में वर्चुअल आइटम्स बेच के कुछ पैसे भी कमा लेता था, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे उसके जेब में आने लग गए थे। और इन पैसों ने उसको एक कॉन्फिडेंस दे दिया था कि वो जो चाहिए वो कर सकता है। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो उसका तब बढ़ा जब उसने गेमिंग के थ्रू ही, आप बोल सकते हो किस्मत से, उसे एक ऐसा वर्चुअल आइटम मिला जो उसने ट्रेड किया तो उसके बदले उसे 10 लाख रुपए के अराउंड मिले। अब आप खुद ही सोचो, एक टीनेजर लड़का जिसको सडनली इतना ज्यादा पैसे मिल जाए तो वो क्या करेगा। वेल, टॉप ने क्या किया कि जो चीज उसके दिमाग में सबसे फैंसी थी, कार, उसने जाके कार खरीद ली और उस कार को खरीद के वो बड़े शान से स्कूल में ड्राइव करने जाता था। उसके क्लासमेट, उसकी गर्लफ्रेंड, सब कोई इंप्रेस हो चुके थे इस बात से। कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि टॉप को जिंदगी का सीक्रेट मिल चुका है और इसीलिए पढ़ाई में वो और कम फोकस करने लग गया। जबकि ऑन द अदर हैंड उसके पेरेंट्स को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसका कार खरीदना और ये एटीट्यूड जो वो लाइफ को लेके उसका था। बट टॉप को पता था कि वो क्या कर रहा है, या फिर बस उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक दिन सडनली उसका जो गेमिंग अकाउंट था वो कंपनी ने ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्हें उस अकाउंट से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज मिली। रीजन क्लियर नहीं था, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अब उसका ये अकाउंट वापस कभी नहीं आएगा। और बस चुटकी में उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वो जरिया जिससे वो बहुत पैसे कमा के अमीर बनने वाला था, वो सपना गायब सा हो गया। उसने बहुत सारे पैसे अपने ऐसे यहाँ वहाँ उड़ा दिए थे, कार के लिए, पेट्रोल के लिए और कई सारी चीजों के लिए। ऑलमोस्ट उसके पास बस कुछ पैसे ही बचे हुए थे। अब यहाँ पे टॉप की स्टोरी खत्म हो सकती थी। वो चाहता पढ़ाई पे फोकस करके ऑर्डिनरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन बंदे में एक बात तो थी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इसीलिए उसके पेरेंट्स के लाख समझाने के बाद भी उसने चीजों को सीरियसली नहीं लिया। और गेस व्हाट, इस वजह से हुआ ये कि उसके मार्क्स बहुत खराब आए। जहाँ कई सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया, टॉप को कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। उसे एक प्राइवेट कॉलेज में ही डालना पड़ता ना। उसके पेरेंट्स जो थे वो इस न्यूज से काफी सदमे में जा चुके थे। बिकॉज बात ये थी ना कि उनके जो पेरेंट्स थे वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे तैसे उनका वक्त कट रहा था। एक दिन दोनों पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तभी टॉप ने सुन लिया कि कैसे उनकी फैमिली की जो हालत है वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा खराब है। उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन नहीं बल्कि एक बड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन है, और इस वजह से शायद उनको ये देश तक छोड़ के जाना पड़े। और ये सारी बातें सुनने के बाद लाइफ में पहली बार टॉप को रियलाइज हुआ एक डिफरेंस।
डिफरेंस बिटवीन वांटिंग मनी और नीडिंग मनी। अभी तक टॉप को पैसे चाहिए थे उसकी फ्रीडम, स्टेटस, एक्साइटमेंट के लिए, लेकिन अब पहली बार जिंदगी में उसे लगा कि मुझे पैसों की एक्चुअल में नीड है। वो कहीं ना कहीं इस बात से शर्मिंदा था कि उसके हाथ में 10 लाख रुपए आए थे, बट उसने वो सारे पैसे यहाँ वहाँ शो शाइनिंग में उड़ा दिए। अगर वो पैसे बचा के रखता तो शायद अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर पाता, लेकिन कोई नहीं। उसने सोचा अगर मैंने एक बार पैसे कमाए हैं तो मैं वापस से कमाऊंगा, और इसी एटीट्यूड के साथ वो यहाँ वहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा। एंड गेस व्हाट, उसे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली। उसके घर के पास में ही एक शॉप ओनर था जो बल्क में डीवीडीज बेच रहा था और बहुत ही लो प्राइस में बेच रहा था। ना टॉप को पता था कि यूजुअली जो डीवीडी की सेलिंग प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत सस्ते में दे रहा है। तो उसके पास जो पैसे बचे हुए थे उसने वो पैसे से उन सारी डीवीडीज को जाके खरीद लिया बल्क में, ये सोचते हुए कि ये चीप में इसने खरीदा है और उसको बड़े प्रॉफिट के साथ वो यहाँ वहाँ जाके बेच देगा। आइडिया बड़ा सिंपल था, पावरफुल था, बस एक प्रॉब्लम थी। जब उसने डीवीडीज अपने पेरेंट्स को दिखाने की कोशिश करी तो उसे रियलाइज हुआ कि वो जो डीवीडीज थी वो एक्चुअली में डिफेक्टिव पीस थे, वो खराब थे, वो चलते ही नहीं थे, और कहीं ना कहीं टॉप को उस दुकान वाले ने काट लिया था। इसके बाद टॉप बड़े गुस्से में उस दुकान वाले के पास जाता है, बट उल्टा दुकान वाला उसके ऊपर ही हावी होकर उसे मार तक देता है और भगा देता है वहां से। और ये दूसरी बार टॉप ने अपने पैसे गवा दिए। पहली बार जब उसने बिना सोचे समझे खर्च किए, दूसरी बार जब उसने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किए। बट अभी भी उसके दिमाग में शॉर्टकट्स ही चल रहे थे कि कैसे वो अमीर बन सकता है फिर से। ये सारे इंसिडेंट के बाद अभी भी टॉप ने हार नहीं मानी थी। एक बार जब वो एक एग्जीबिशन में जा रहा था तब उसने नोटिस करा कि बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है कुछ तो खाने की। तो वहां पे एक आदमी चेस्टनट, जिसे शाह बालूद भी बोलते हैं, वो कोई भून रहा है, जिसकी स्मेल इतनी अच्छी थी कि उसके कदम ऑटोमेटिकली रुक गए। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि कैसे कई सारे लोग उस स्मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं और रुक के वो चेस्टनट खरीद रहे हैं। जब उसने उस चेस्टनट को खाया तो उसे बड़ा मजा भी आया। तभी उसके दिमाग के घोड़े दौड़े और उसे लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसने फौरन चेस्टनट रोस्टिंग मशीन थी, जो पैसे थे उससे वो मशीन खरीदी। उसने अपने एक अंकल की भी हेल्प ली जो उसके पेरेंट्स से हटके उसे काफी सपोर्ट करते थे, और एक छोटा सा स्टॉल लगा के उसने उसे बेचना स्टार्ट किया। और इस बिजनेस के लिए ऐसा नहीं था कि उसने रिसर्च नहीं करी। डीवीडी वाले इंसिडेंट से सीखने के बाद उसने ये जरूरी समझा कि वो दूसरे लोगों से पहले सीखे जो ये बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए वो यहाँ वहाँ के शॉप ओनर्स के पास गया जो चेस्टनट रोस्टिंग का काम करते थे और बेचते थे। उनसे उसने सीखा कि एग्जैक्टली कैसे चेस्टनट को रोस्ट करना है, कैसे बेचना है, क्या करना है। बट बहुत सी चीजें सीखने के बाद भी उसका बिजनेस जो उसने स्टार्ट किया वो इमीडिएटली वर्क नहीं कर रहा था। कस्टमर्स थोड़े बहुत आ रहे थे लेकिन अभी भी कुछ तो कमी लग रही थी। इसलिए फिर उसने और अच्छे से दूसरे सेलर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और जब उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि यूजुअली चेस्टनट वहां ज्यादा बिक रहे हैं जहां कस्टमर्स को रुकने का टाइम मिल रहा है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल के पास या फिर कोई ऐसे जंक्शन में जहां पे लोग रुकते हैं। दूसरा, उसने ये भी नोटिस किया कि प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले होना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट बराबर दिखेंगे नहीं तो लोग नहीं खरीदेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उसने रियलाइज करी, जो वो खुद भूल चुका था, कि पहली बार जब वो अट्रैक्ट हुआ था तो तभी अट्रैक्ट हुआ था जब उसने उस चेस्टनट की अच्छी स्मेल सूंघी थी। लेकिन अभी जब वो बेच रहा था तो उसे पैकेट में बेच रहा था जिससे स्मेल इतनी नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस पे भी काम करेगा, लोकेशन पे भी काम करेगा, और प्राइस भी उसे समझ में आया। पहले वो एक मॉल में प्रीमियम प्राइस में बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो सस्ते में ज्यादा लोगों को बेचेगा, मतलब वॉल्यूम पे पैसे कमाएगा ना कि प्रीमियम चार्ज करके। और ये सारी बातों को जब उसने धीरे धीरे एक एक करके अप्लाई करी तो उसकी सेल्स पहले से बहुत ज्यादा बेटर होने लग गई। पहली बार ऐसा टॉप को लग रहा था कि वो पैसे को चेज नहीं कर रहा है बल्कि वो कुछ तो पावरफुल क्रिएट कर रहा है। और ये बात सच भी थी क्योंकि वो कस्टमर्स बिहेवियर को समझ रहा था और वो इंप्रूव हो रहा था। लेकिन फिर क्योंकि उसने अब चेस्टनट रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था मॉल में ही, तो उस वजह से काला धुआं हो रहा था जो मॉल की सीलिंग खराब कर रही थी। इसीलिए वहां का जो मैनेजर था उसने सख्त उसे मना कर दिया ये चीज करने से, और आप बोल सकते हो काफी बेइज्जत भी किया। टॉप ने कहा कि वो उसे कलर करके सही कर देगा, लेकिन जब वो कलर करने गया तो उसे फौरन रोक दिया गया। बोला गया ये टाइम पे कलर नहीं हो सकता है, रात में करना पड़ेगा। और जब रात में भी वो कलर करने गया तब भी उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वॉचमैन ने उसे मना कर दिया। बेसिकली अब मॉल में उसका जो स्टॉल जो थोड़ा बिजनेस पकड़ चुका था अब नो लॉन्गर वेलकम्ड फील हो रहा था। और बात सिर्फ इतनी ही बुरी नहीं थी, उसके फैमिली साइड में भी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। उसकी फैमिली को फाइनली एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब उन्हें ये कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने टॉप को भी अपने साथ चलने कहा, लेकिन टॉप अभी हार मानने के लिए रेडी नहीं था। उसने बोला कि मैं अंकल के साथ अभी कुछ टाइम यही रहूंगा और कुछ ना कुछ फिगर आउट जरूर करूंगा। नाउ पेरेंट्स को अंकल पे काफी भरोसा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने ये शर्त उसकी मान ली। नाउ चेस्टनट रोस्टिंग का बिजनेस थोड़ा फुसकी सा ही चल रहा था। तभी एक दिन बड़ा मायूस होकर टॉप जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो गर्लफ्रेंड से बातें करते करते उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक फ्राइड सीवीड का स्नैक दिया। जो सीवीड जब टॉप ने खाया तो उसे मजा सा आ गया। ये मजा उससे भी ज्यादा था जब उसने वो चेस्टनट खाए थे, और वहीं से उसे अगेन आइडिया आया। बात ये थी कि ये जो सीवीड थी वो काफी हेल्दियर भी थी और बहुत पॉपुलर और इंटरेस्टिंग भी थी, जैसा इतने लोग नहीं बेच रहे थे। इसीलिए उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या इसका बिजनेस किया जा सकता है। अगेन इसके लिए भी उसने अपने अंकल की हेल्प ली और अपने सारे इक्विपमेंट्स पुराने बेच के सीवीड का माल खरीद लिया।
और वो ट्राई करने लग गया कि कैसे वो सेम या उससे अच्छी फ्राइड सीवीड स्नैक बना सकता है। उसके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इसके बारे में उसे सिखा सके, इसलिए टॉप ने खुद अपने अंकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। बट जितना आसान उन्हें लग रहा था ये चीज करना होगी, उतनी हुई नहीं। उसने कई सारा माल खरीदा सीवीड का और बैच बाय बैच उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। कभी उसको फ्राई किया तो वो जल जा रहे थे, कभी बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे थे, कभी उसका टेस्ट बहुत खराब हो रहा था, कभी उसके अंदर क्रिस्पीनेस नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे करके उनका रॉ मटेरियल खराब होते जा रहा था, लेकिन वो परफेक्ट क्रिस्पीनेस वाला स्नैक नहीं बन पा रहा था। इसी कश्मोकश में उनके अंकल भी जो थे वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होने लग गए थे। एक दिन जब टॉप वापस बाहर से घर पे आया तो उसने देखा कि उसके अंकल गिर चुके हैं और उनके सर से खून निकल रहा है। घाई घाई में जो बचे हुए सीवीड का जो बॉक्स था वो भी गिर गया। फौरन टॉप ने एम्बुलेंस कॉल करी और अपने अंकल को हॉस्पिटल लेके गया। फॉर्चुनेटली उसके अंकल को इतना ज्यादा इशू नहीं हुआ, वो ठीक ही थे। बट ये सारे इंसिडेंट ने टॉप को एकदम हिला के रख दिया। उसी रात जब वो वापस से अपने रूम पे आया, डिस्करेज, एग्जॉस्टेड, ऐसा लग रहा था कि सारी होप खत्म हो चुकी है, तभी उसने देखा कि उसके ऑलमोस्ट सारे बैचेस सीवीड के खत्म हो चुके हैं और अब उसके पास कोई पैसे भी नहीं बचे थे नए सीवीड खरीदने के। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जब वो सीवीड का एक बक्सा गिर गया था तो कुछ पैकेट्स पानी में गिर गए थे। उसने क्या किया, वो उस कई घंटे पानी में भीगे हुए सीवीड थे, उसी को उठाया और उसी को उसने फ्राई करने की कोशिश करी और बस यहीं पे आया एक धमाकेदार रिजल्ट। जब उसने वो जो कई घंटे से गीले सीवीड थे उसे फ्राई किया तो वो टेक्सचर उसका एकदम प्यारा आया, उसका टेस्ट बढ़िया हो गया, उसके अंदर वो क्रिस्पीनेस आने लग गई और ज्यादा ऑयल भी उसने सोक नहीं किया। मतलब फाइनली उन्होंने वो स्नैक क्रैक कर लिया था। अब देखो दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, टॉप की जर्नी से आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए। कई बार इंसान इसलिए फेल नहीं होता है क्योंकि उसके पास एम्बिशन की कमी है या उसके गोल्स छोटे हैं। कई बार इंसान इसलिए फेल होता है क्योंकि उसने इनफ टाइम ट्रायल एंड एरर नहीं किए, उसने इनफ चीजें जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो नहीं सीखी, जैसे कंज्यूमर साइकोलॉजी, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, प्राइसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सिस्टेंस, जो टॉप ने एक एक करके सीखी, तब जाके उसे सक्सेस मिली। तो यही चीज मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा। समरी बोर्ड में हमारे पास ऐसे मल्टीपल किताबें हैं जो जरूर आपको बिजनेसमैन बनने के लिए सीखनी चाहिए, जैसे 0 to 1, ई-मिथ रिविजिटेड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये सारी किताबें आपको वो इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएंगी जो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पता होना जरूरी है। ये सारी बुक मुझे पता है अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ने बोलूंगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे या पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने आपका काम आसान किया है। हमने आपके बिहाफ में इन किताबों को पढ़ के इसकी डिटेल्ड चैप्टर वाइज समरी बना के वीडियो फॉर्मेट में इसको बना दिया है। सिर्फ ऑडियो बुक नहीं बल्कि इसको वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया है ताकि आप आराम से वीडियो फॉर्मेट में से देख के इनकी बातों को सीख सको। और ये सारी चीजों करने में हमने लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, बट आपको वो सीखने के लिए लैक्स ऑफ रुपीज देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 99 रुपीज में हमारा समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और ये सारी बिजनेस से रिलेटेड किताबें आप वीडियो फॉर्मेट में आराम से देख के उनकी बातें सीख सकते हो। प्लस एक और बोनस भी है, 99 रुपीज में आपको 70 के ऊपर ऐसी पावरफुल किताबें तो मिलेगी, प्लस उसके साथ साथ मेरा एक 21 डेज चैलेंज है जो मैं पिछले साल 999 रुपीज का बेच रहा था और हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था, वो भी मैं इसके साथ आपको बोनस में देने वाला हूँ। लेकिन हाँ, ये बोनस सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली जूम पे मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, लाइव इन लेसन्स को जो सीख रहे हैं, बुक्स की बातों को उनमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हो तो लिमिटेड सीट्स है, अभी जाइए समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसके साथ आपको 21 डेज चैलेंज फ्री मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। वो परफेक्ट टेक्सचर का सीवीड जब टॉप ने बना लिया तो उसने अंकल को टेस्ट कराया, अंकल को भी वो बड़ा बढ़िया लगा और फिर उन दोनों के अंदर जोश आ गया और उसी जोश के साथ वो सीवीड स्नैक को बेचने लग गए। एंड गेस व्हाट, कस्टमर्स को वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। नॉर्मल जो मार्केट में सीवीड्स मिल रहे थे उन्होंने प्राइस उससे थोड़ा सस्ता रखा था क्योंकि बाकी जो सीवीड्स थे वो इंपोर्ट होके आ रहे थे, बट ये लोग उसे यहीं बना रहे थे, इसीलिए कस्टमर्स को सस्ते में बहुत प्यारा प्रोडक्ट मिल रहा था और ऐसे ही सेल्स भी इंप्रूव होने लग गई। पहली बार लाइफ में उसने एक वापस से एक बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट किया, अराउंड 10 लाख कमाने का। लेकिन ये वाला 10 लाख पहले वाले से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। ये वाले में इतना एक्साइटमेंट, फास्ट या टेम्पररी रिजल्ट नहीं थे। ये 10 लाख जो उसने बनाए थे वो कई सारे एक्सपेरिमेंटेशन, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग और एक रियल नीड को समझते हुए बनाए, इंप्रूवमेंट के साथ। ये 10 लाख प्रूफ था कि वो केपेबल है पैसे कमाने के लिए। उसे लगा बस अब तो मैं अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, लोन, ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा। लेकिन जब उसने अपनी फैमिली से बात करी तो उसे रियलाइज हुआ कि उनके ऊपर जो कर्जा है वो सिर्फ कुछ लाखों रुपए का नहीं है बल्कि मिलियंस ऑफ बात का है। मतलब उसकी सोच से बहुत ज्यादा। और उसी टाइम पे उसे रियलाइज हुआ कि एक बार 10 लाख कमाना इनफ नहीं है, उसे ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे 10 लाख बार बार जनरेट हो सके। और यहीं पे आया उसका अगला ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने मिलकर सिर्फ खुद कस्टमर्स को सीवीड बेचने के बजाय ये सोचा कि कैसे ये हजारों लाखों लोगों को बेच सकते हैं सीवीड। और तभी उसने नोटिस करा 7-Eleven। 7-Eleven के जो स्टोर्स होते हैं वो थाईलैंड में बहुत फेमस है, हर जगह पे आपको मिल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर उसका ये प्रोडक्ट 7-Eleven में आ गया तो उसको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स को वो आराम से डेली सर्व कर पाएगा। और बस
यही चीज उसे जब समझ में आई तो उसने फौरन डिसाइड किया कि वो 7-Eleven कंपनी के हेड ऑफिस में जाएगा और वहां जाके अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेगा। पूरी एक्साइटमेंट, पूरे प्रिपरेशन करने के बाद जब वो 7-Eleven पहुंचा तो वहां की जो डायरेक्टर थी उन्होंने प्रोडक्ट को देखते साथ ही मना कर दिया कि वो उसे नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो जो पैकेजिंग थी उसकी वो बहुत कमजोर और खराब लग रही थी। टॉप के बहुत समझाने के बाद भी डायरेक्टर नहीं मानी, उन्होंने उसके प्रोडक्ट को सीधा रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज वो इतने अगली लुकिंग पैकेट के साथ अपने शेल्फ में प्रोडक्ट्स नहीं रख सकती। ना कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो शायद इससे डिसअपॉइंट हो जाता, 7-Eleven वालों को गालियां देता और खुद से ही बेचने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पे टॉप ने हार नहीं मानी, उसने एक्चुअली इस रिजेक्शन को फेलियर की तरह नहीं बल्कि फीडबैक की तरह लिया और जाके वापस से अपनी पैकेजिंग पे काम करने लग गया। कई दिन तक उन्होंने पैकेजिंग पे काम करा और फिर फाइनली एक बहुत ही बढ़िया लुकिंग पैकेट के साथ उसने वहां पे री एंट्री मारी। वो डायरेक्टर के ऑफिस वहां पे वापस गया एक बक्सा भर के नए पैकेजिंग के साथ, लेकिन वो डायरेक्टर बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए उस बक्से को उसने वहीं रखा और वहां से वो चला गया। दूसरे दिन उसको लगा कि शायद डायरेक्टर ने ये वाला भी उसका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया है, बट बात ये थी कि क्योंकि उसने वो बक्सा भर के सीवीड स्नैक्स वहां रखे थे तो ऑफिस वालों ने अनजाने में ही उस सीवीड स्नैक्स को खाना स्टार्ट कर दिया और सबको ही वो सीवीड काफी पसंद आया। एंड बस यहीं से वो डायरेक्टर को भी ये बात पता चली और उसने फाइनली टॉप को वहां बुलाया। इस यंग लड़के को उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और जब डायरेक्टर ने उसे ऑर्डर दिया तो टॉप को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ। ऑर्डर जो टॉप को मिला वो था 72,000 बैग्स ऑफ सीवीड का। ये सुनते ही टॉप की दुनिया यहाँ से वहाँ हिल गई। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो हुआ बट फौरन उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, इतना सारा प्रोडक्ट और माल वो लाएगा कैसे? इतनी चीजें लाने के लिए तो उसे बहुत सारा कैपिटल और पैसे की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास थी नहीं। और यहीं पे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी थी लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए जो पैसे की नीड थी वो उसके पास नहीं थे। और यहीं पे 19 साल का टॉम गया बैंक में। यही थी अभी तक की उसकी स्टोरी। नौ जो लोन मैनेजर था उसने ये सारी कहानी को उसने सुना, उसे काफी इंटरेस्टिंग लगी बट बहुत ज्यादा दिल से चाहते हुए भी उस मैनेजर ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि बात ये थी कि वो यंग बहुत ज्यादा था और उसकी फैमिली का जो डेट का रिकॉर्ड था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। वो लोग ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे लिए थे जो उन्होंने चुकाए नहीं थे। इस वजह से बड़ा मायूसी के साथ उस लोन ऑफिसर ने भी उसके लोन को रिजेक्ट कर दिया। टॉप को ऐसा लग रहा था कि यार उसके पास सब कुछ होने के बाद भी आज कुछ नहीं है। उसके पास डिमांड था, प्रोडक्ट था, सब कुछ था बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। नाउ अगेन उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो वापस से अपना जितना स्मॉल लेवल पे बिजनेस चला रहा था वही करे या फिर खुद को इतना बड़ा बनाए जितनी बड़ी उसकी अपॉर्चुनिटी थी। उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया। बैंक ने रिजेक्ट करने के बाद टॉप ने क्या किया कि उसके पास जितनी भी वैल्यूएबल चीजें बची हुई थी पहले की वो सारी चीजें बेचना स्टार्ट कर दी। उसकी जो एक कार थी जिसकी वैल्यू काफी अच्छी थी उसने अपनी कार बेच डाली जिससे उसका रॉ मटेरियल आ सके। जगह के लिए फैक्ट्री के पैसे नहीं थे तो उसके घर का ही ओल्ड जगह जो पड़ी हुई थी उसने उसी के ओनर से रीनेगोशिएट करके वो जगह ले ली। रेनोवेशन के लिए भी उसने नेगोशिएट किया और कम पैसों में काम स्टार्ट कर दिया ताकि एटलीस्ट उसकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाए और बस वो ऑर्डर कैसे भी फुलफिल कर ले, क्योंकि वो कर लेगा तो उसके बाद पैसे मिल जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बस जैसे तैसे करके कई सारे लोगों की हेल्प लेके चीजें बेच के उसने अपनी छोटी सी फैक्ट्री बना ही ली। रॉ मटेरियल्स मंगा लिए और एक एक करके वो लोग खुद मेहनत से सारे पैकेट्स बनाने लग गए। कुछ लोगों की उसने हेल्प भी ली बट जो टाइम की डेडलाइन थी उस डेडलाइन से पहले उनके पूरे 72,000 पैकेट्स बन नहीं पाए। जब भागते भागते घाई घाई में उन्होंने अपना पूरा सारा प्रोडक्ट ट्रक में भरा और जब वो 7-Eleven के वेयर हाउस में पहुंचे तो वहां का जो हेड था, डिलीवरी हेड, उन्होंने उनका माल लेने से मना कर दिया। मैनेजर ने मना कर दिया बिकॉज वो लेट हो चुका था और उन्होंने ऑलरेडी बाकी सारे प्रोडक्ट्स को पैक कर दिया था। बट टॉप यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। उसने सारा सिचुएशन एक्सप्लेन करी, गिड़गिड़ाया, उसने उससे रिक्वेस्ट करी और बहुत विनती के बाद फाइनली वो आदमी मान गया और उनका शिपमेंट फाइनली एक्सेप्ट हो गया। ये सिर्फ उसके लिए एक डिलीवरी नहीं थी, ये उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने फिर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी, क्योंकि ये डिलीवरी के बाद उसे पैसे आए, अच्छे खासे पैसे आए। बात यहाँ रुकी नहीं। 7-Eleven में उसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से बिकने लग गए और अब वो हर महीने मिलियंस ऑफ बात कमाने लग गया, जिसकी हेल्प से फिर उसने आसानी से अपने फैमिली के सारे लोन्स को, कर्जे को खत्म किया, अपने पेरेंट्स को फर्स्ट क्लास से वापस बुलवाया और वही घर दिया जो घर वो छोड़ के चले गए थे। तो देखो दोस्तों, अब इस पूरी कहानी में आपको 5 लेसन्स है जो सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। पहला लेसन आता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जो बोलता है कि अर्निंग मनी वंस इज नॉट द सेम एज बिल्डिंग वेल्थ। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने एक बार 10 लाख कमा लिए तो बस हम अमीर बन जाएंगे, जैसे कि टॉप को भी लगा था। बट एक्चुअल में वेल्थ तब नहीं बनती जब आप 10 लाख एक बार कमाते हो। वेल्थ तब बनती है जब आप हर महीने या हर साल 10 लाख कमाना स्टार्ट करते हो। वहीं से मैजिक होना स्टार्ट होता है, वेल्थ बनना चालू होती है। इनकम कई बार इनविजिबल होती है लेकिन वेल्थ तब बनती है जब सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, और यही चीज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक भी बताती है। सेकंड लेसन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ट्रांसफॉर्म एम्बिशन। इनिशियली टॉप सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था वो यहाँ वहाँ के शॉर्टकट्स ट्राई कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने घर के कर्जा उतारने की,
एक मीनिंगफुल पर्पस बना लिया 10 लाख कमाने का, उसने बड़ा सोचना स्टार्ट किया। और ये बात थिंक एंड ग्रो रिच बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक, ये किताब भी बताती है कि कैसे पावरफुल इमोशनल मीनिंगफुल पर्पस होना आपके गोल को रीच करने में आपकी मदद करता है। थर्ड लेसन, फेलियर इज एन एक्सपेंसिव एजुकेशन, लर्न फ्रॉम इट। टॉप फेल हुआ जब उसने डीवीडी प्लेयर बेचे, जब वो चेस्टनट को बड़ा स्केल नहीं कर पाया, जब उसने बहुत सारे सीवीड खराब कर दिए, जब उसका पैकेट रिजेक्ट हुआ, जब बैंक ने उसे रिजेक्ट किया। हर एक फेलियर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी जहां पे वो क्विट कर सकता था। लेकिन जैसा कि द डिप बुक भी बताती है, हर मीनिंगफुल गोल के पीछे जब आप जाते हो तो आपको फेलियर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो डिप होते हैं यही आपकी जर्नी को और पावरफुल बनाते हैं और बेटर रिजल्ट्स देते हैं। इसी के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट चालू होता है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट बुक भी बताती है। लेसन नंबर 4, हार्ड वर्क इज नॉट इनफ, बिल्ड अ सिस्टम। टॉप अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि वो बस मेहनत कर रहा था, वो इसलिए बहुत अमीर बना क्योंकि उसने एक सिस्टम क्रिएट किया। सिस्टम 7-Eleven की हेल्प से, जहाँ पे वो सिर्फ प्रोडक्ट देगा और 7-Eleven उसे बेचने में उसकी मदद करेगा। यही चीज ई मिथ रिविजिटेड किताब भी सिखाती है, मिलियनेयर फास्ट लेन भी सिखाती है। लास्ट, योर फर्स्ट 10 लाख इज सिंबॉलिक। किसी एक इंसान के लिए ये माइलस्टोन 1 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 1 करोड़ भी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 10 लाख कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो आप 10 लाख कैसे कमा रहे हो, सिस्टमाइज तरीके से या फिर सिर्फ बस एक बार। अगर आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हो, जो द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक भी सिखाती है, तो यहीं से सिस्टम क्रिएट होते हैं और यहीं से आपके 1 करोड़ बनना आसान होंगे। सिर्फ एक बार 10 लाख कमाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर महीने 10 लाख कमाना, यहाँ पे आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा ताकि वो बार बार आपके पास आए और आपको पैसे दे। और यहीं से होता है 1 करोड़ का सफर या 10 करोड़ का सफर आसान, जो आपको समझना बहुत जरूरी है इस पूरे लेसन में, इस पूरे वीडियो से। ना ये सारी बातें मैंने आपको कई सारे बुक के रेफरेंस से बताया है, और अच्छी बात यह है कि जितनी भी बुक के मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं वो सारी बुक समरी बोर्ड पे अवेलेबल है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में ले सकते हो, जहां आप आसानी से वीडियो फॉर्मेट में उन किताबों की बातों को सीख सकते हो। अगर आपको किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है या फिर आपको बोर होता है तो समरी बोर्ड आपको इसमें हेल्प करेगा। प्लस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आप कितनी बातें सीख रहे हो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बातों को एक्चुअल में अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे हो। और उसी चीज को करने के लिए मैं आप लोगों के लिए मैंने लाया है 21 डेज चैलेंज, जो मैं पिछले साल 999 रुपीज का बेच रहा था, लेकिन अभी के लिए आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर है। जितने भी लोग समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सिर्फ 99 रुपीज का, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा 21 डेज चैलेंज मिलेगा, जो हर महीने के 1 से 21 तक डेली लाइव सुबह में होता है। अगर आपको ये 1000 रुपए का मेरा चैलेंज फ्री में चाहिए, जहां मैं लाइव आके आप लोगों को कंसिस्टेंटली एक्शन लेना सिखाऊंगा, अगर आपको वो चाहिए तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जूम पे लिमिटेड सीट्स होती है और स्टार्टिंग के सिर्फ 500 लोगों तक को ही हम एकोमोडेट कर सकते हैं। इसलिए अभी जाइए, सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं उस लाइव चैलेंज में।